अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर में अटेंडेंस करते हैं हम स्टार्ट। वालेकुम सलाम। ओके Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। ओके जी, चलें, जितने आने थे आ गए। लेट्स स्टार्ट विद द अटेंडेंस। अब्दुल मोइद मिर्ज़ा नहीं, अब्दुल रहमान नहीं, अब्दुल्ला जमशेद, अहमद अब्दाल प्रेजेंट सर। ठीक है, अमर इशफाक अवान नहीं, अली सुहेल नहीं, अरीब लुकमान अरीब मौजूद है, ठीक है, दानिश कुदरतुल्लाह ठीक है, फ़हीम अफजल Present sir. ठीक है जी, हशाम सरवर हसन अली नहीं है जी, खुरम शहजाद नहीं है, मोहम्मद अली हसन नहीं है, दाऊद मंसूर नहीं है जी, ओके, फारूक मोहम्मद फारूक भी नहीं है, मोहम्मद हसाम सदीक नहीं, मजहर ठीक है जी, मजहर मौजूद है, हो गया जी, मोहम्मद शहरियार नहीं है, उमर फारूक नहीं है, उमर हयात नहीं है, मुहितबा आमिर Present sir. नहीं है, सर मैं हूँ। ठीक है, हूँ थोड़ा खुल के बोलें, ठीक है, लगा दिया, सनान आमिर कोई नहीं है जी, शाहजेब अहमद कुरैशी नहीं है, शराज सुहेल करीम सैयद हैदर अली तिरमिजी तीनों नहीं है, ज़ाहिर इफ्तिखार और या इमरान सर मैं सैयद हैदर अली तिरमी। ठीक, ज़ाहिर इफ्तिखार भी नहीं और या इमरान भी नहीं, ठीक है जी, और तो कोई नहीं आया होगा ड्यूरिंग द अटेंडेंस। सर अब्दुल रहमान आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है,
चलें जी, आज ज़रा एक दो न्यूमेरिकल भी देखते हैं। जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे पावर डी रेटिंग फैक्टर को, उसको डिस्कस करते हैं आज जरा। ओके जी, अभी आपके सामने जो आर्टिकल है दैट इज 6.3.1, जिसमें नॉन टेम्परेचर रिलेटेड पीवी पावर डी रेटिंग। अब इसमें क्या है कि यानी कि टेम्परेचर के इफेक्ट के अलावा जब आप डीसी से एसी करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो पावर में डिग्रेडेशन होती है उसको हमने स्टडी करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो पीवी मॉड्यूल है उसकी जो आउटपुट होती है वो डीसी होती है, और जब हम इन्वर्टर लगाकर उसको एसी में चेंज करते हैं तो जितनी डीसी पावर होती है वो फुली 100% हमें एसी में नहीं मिल रही होती। कुछ लॉसेस होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो वो जो एसी पावर हमें डी रेट होकर मिलती है, यानी कि जो पहले हमारे पास डीसी की पावर थी उसमें जो कम होके मिलती है, उस चीज़ के एनालिसिस को हम पावर डी रेटिंग फैक्टर कह रहे होते हैं। और उसका हमें 6.1 के अंदर ये फॉर्मूला भी नज़र आ रहा है कि पी ए सी, यानी कि जो एसी में आपको पावर मिलेगी आफ्टर द इन्वर्टर, दैट इज इक्वल टू पी डी सी एस टी सी, यानी कि स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग कंडीशंस हैं, जिसको हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी देखा कि जिसमें एयर मास रेशो 1.5 है, और वन फुल सन इंसुलेशन के ऊपर और टेम्परेचर 25 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो पावर या जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं उसको हम एस टी सी कह रहे थे, स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस। और ये किसी भी पीवी मॉड्यूल की नेम प्लेट के ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं। अगर तो लैब में आप आए तो मैंने कहा था कि आप लैब में देख सकते हैं, या कहीं अगर किसी के तरफ लगा हुआ है कोई पीवी मॉड्यूल तो उसके बैकएंड पे भी यू कैन ऑब्जर्व। और मल्टीप्लाइड बाय डी रेट फैक्टर, ये अब डी रेट फैक्टर डिसाइड करेगा। लेट से 77% से इसने मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 0.77 से 0.8 से 0.9 से। और अगर ये 100% है तो इसने 1 से मल्टीप्लाई होना, और ये 100% खैर नहीं होता, राइट। तो कुछ ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी हैं हमारे पास जो कि चेक करते हैं कि अगर आपने डीसी टू एसी या इस तरह की कुछ चीज़ें अगर चेक करनी हो तो वो हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम हाईलाइट करें अभी, ठीक है, ये कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। Sandia National Laboratory has created a performance evaluation model called the Solar Advisor Model SAM, that is the basis for a now commonly used online PV performance calculators called PV Watts। और PV Watts जो है वो उसके अलावा भी इस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबॉर्ट्री, ठीक है, वेबसाइट वहाँ पे भी मौजूद है। और इंफॉर्मेशन क्या देता है, डी रेट जो फैक्टर्स हैं उनके उनसे रिलेटेड ऑनलाइन ये कैलकुलेटर्स हैं, अगर आप देखना चाहें कि यानी कि डीसी टू एसी हमारे पास किस तरह से आ रही हैं चीज़ें। और ये सारी चीज़ों के अलावा एज फैक्टर भी बीच में इन्वॉल्व होता है कि विद द पैसेज ऑफ सम टाइम भी आपके पास जो परफॉर्मेंस है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और
अगर आप यहाँ पर देखें तो 0.5% पर ईयर, ये वो चीज़ है, ये एज का फैक्टर, डिग्रेडेशन विद द एज वो फैक्टर है जो कि आपको अभी जब हमने एरर्स वगैरह या डेफिशिएंसीज डिस्कस करनी है तो उसमें ये नहीं वहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर लेट्स से क्रिस्टल सिलिकॉन का मटेरियल यूज़ हो रहा है पीवी मॉड्यूल के अंदर, तो 0.5% पर ईयर डिग्रेडेशन होती है। ये नॉर्मली हमें पता है, हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं या कोई भी खैर अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एफिशिएंसी वो नहीं रहती, ठीक है। और ये बाइक्स, गाड़ियाँ, एसी, फ्रीजर्स वगैरह, ये हम सारी डिवाइसेस यूज़ करते रहते हैं इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली, सो वी आर वेल फेमिलियर विद दैट कि ये डिग्रेडेशन होती है। और इसके अलावा क्या पॉसिबल, तो पीवी वॉट्स डी रेट फैक्टर्स जो हैं इनको देख लेते हैं। पीवी वॉट्स मींस के फोटोवोल्टिक, यानी कि पीवी फॉर द फोटोवोल्टिक और वॉट्स फॉर द पावर, इस वजह से लिखा हुआ, ठीक है। सो पीवी वॉट्स डी रेट फैक्टर फॉर डीसी एसटीसी, यानी कि डीसी जो पावर है और स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस के ऊपर उनको जब आप एसी में चेंज करते हैं और टेम्परेचर को इंक्लूड किए बगैर, तो क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो पीवी मॉड्यूल की नेम प्लेट जो रेटिंग है, ठीक है, जो वहाँ पर मेंशन होती है, ठीक है, और नॉर्मली हमें अ, उससे कुछ कम ही मिल रही होती है। एग्जैक्टली वो हमें नहीं मिल रही होती। लाइट लाइट से कि आई शॉर्ट सर्किट वहाँ पर मेंशन है या अगर वी ओपन सर्किट मेंशन है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम होते हैं फॉर एग्जांपल फॉर द ओपन एंड शॉर्ट सर्किट सिनेरियो, ठीक है, तो उनके ऊपर वो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं हमारे पास। सो खैर जो क्लेम्ड होता है फ्रॉम द इंडस्ट्री, हमें वो चीज़ जो है वो नहीं मिल रही होती। तो सेकेंडली क्या है कि इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर, ठीक है, 0.92। अब ट्रांसफार्मर को खैर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स में स्टडी भी किया होगा, तो इसकी 95% से अबव इसकी एफिशिएंसी होती है। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन स्टिल आपको आइडिया है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन हो रही होती है। और फिर जो इन्वर्टर है जिसने डीसी टू एसी कन्वर्ट करना है, वहाँ पर भी डिग्रेडेशन हो रही होती है। डीसी टू एसी जब फुली किया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी डिग्रेडेशन है। तो दैट इज़ 0.92, ठीक है, ये उनकी अपनी एफिशिएंसी है। और ये आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100% हमें नहीं अचीव हो पाता। फिर है मॉड्यूल मिसमैच। अब मॉड्यूल मिसमैच का क्या सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल आपने दो मॉड्यूल लगाए हैं, ये नेक्स्ट में मेरे पास मेंशन भी है, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये मॉड्यूल मिसमैच को। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये दो मॉड्यूल हैं, फिगर 6.9 अभी आपके सामने है। तो इसमें इसके अंदर दो मॉड्यूल जो हैं उनकी आपको वोल्टेज और करंट मेंशन है। तो ये जिसका मैंने वोल्टेज हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको 180 वाट दे रहा है और दूसरे वाला भी 180 वाट दे रहा है। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये जो पहला मैंने हाईलाइट किया वो 30 वोल्ट के ऊपर 6 एम्पेयर दे रहा है, सो 30 इंटू 6 180। जो सेकंड अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो 36 वोल्ट दे रहा है और करंट उसका 5 है, लेकिन पावर 180 ही दे रहा। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि दोनों का वोल्टेज फ़र्क है, एक का 30 वोल्ट और एक का 36 है, एक का 5 एम्पेयर करंट और एक का 6 एम्पेयर करंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल मिसमैच। इनके जो मॉड्यूल्स की वोल्टेज और करंट की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच नहीं करती। अब होता क्या है कि जब आप ये मॉड्यूल सीरीज़ या पैरेलल वगैरह में लगाते हैं तो आपको इन कंबाइन एक करंट या इन कंबाइन एक वोल्टेज जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मिसमैचिंग होगी तो आपको प्रॉपर पावर नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि हो क्या रहा है। अब आपके पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईच मॉड्यूल इज रेटेड एट 180 वाट बट द पैरेलल कम्बिनेशन यील्ड्स ओनली 330 वाट। तो आपको 180 प्लस 180 जो है वो 360 नहीं मिल रहे, आपको 330 मिल रहे हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर मॉड्यूल मिसमैच होंगे तो पावर आपको उतनी
नहीं मिलेगी। अब आपके ख्याल में तो यही था ना कि सम हाउ किसी ना किसी तरह दोनों 180 वॉट दे रहे हैं, तो ये चीज़ भी डिग्रेडेशन जो है वो करती है। मॉड्यूल्स के वोल्टेज और करंट की करेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसको पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो उन सारों का इक्वली जो पोर्शन है वो ऐड अप हो रहा, वो सारे इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हो। पार्टिसिपेट तो खैर करते हैं विद द सेम रेटिंग्स, जो है वो पार्टिसिपेट करें, उनके वोल्टेज और करंट की करेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ होती है मॉड्यूल मिसमैच। अगर मॉड्यूल मैच नहीं कर रहा तो क्या, अब आप ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स यानी कि थोड़ा समझने वाली चीज़ है। पावर सेम थी लेकिन वोल्टेज और करंट मुख्तलिफ थे, जिसकी बेस पे मिसमैचिंग आई है। तो ज़ाहिरी तौर पर इट फील्स लाइक के सेम ही हैं, लेकिन इशू है वो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है। और उसके अलावा देन आपके पास है डायोड्स एंड कनेक्शंस के जो बीच में, लेट से आप ब्लॉकिंग डायोड्स या बाईपास डायोड्स या इस तरह की अगर कुछ चीज़ें करें, तो यहाँ पर 1 लिया गया है। इसका क्या, इससे क्या पॉइंट आप लेंगे, व्हाट डज इट मीन्स? इससे क्या मुराद है? डायोड्स एंड कनेक्शंस के ऊपर पीवी वॉट डिफॉल्ट को 1.00 लिखा होता है, इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? जो अटेंडेंस लगा सर के जो हम्म डायोड्स जो एनर्जी कंज्यूम वगैरह करेंगे हम्म फॉरवर्ड या रिवर्स बाइस होने के लिए सर, क्योंकि वो एक वो बाईपास डायोड भी यूज कर रहे हैं और वो ब्लॉकिंग ठीक है। डायोड, तो उनकी भी तो सर वो भी तो कोई ना कोई एनर्जी लेंगे, तो उसका कह रहे होंगे। हम्म, ठीक है। सो अब इशू ये है कि जब आप डायोड लगाएंगे और डायोड को फॉरवर्ड बायस होने के लिए, बैरियर को ओवरकम करने के लिए सर्टन वोल्टेजेस रिक्वायर होंगे। तो लेकिन यहाँ पर 1 लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये अज्यूम किया जा रहा है कि डायोड्स और कनेक्शंस वगैरह जो हैं वो कोई भी वोल्टेज नहीं ले रहे। ठीक है, लेकिन वो ले रहे होंगे, डिग्रेडेशन हो रही होगी। सो यहाँ पर 1 का ये मतलब है कि उनको आइडियल लिया गया। ठीक है, सो नेक्स्ट में डीसी वायरिंग है। अब डीसी वायरिंग में क्या आपके पास सिनेरियो है कि सपोज आपके पास 12 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, 12 मॉड्यूल आप यूज़ करें, तो आप क्या करते हैं कि हर मॉड्यूल के आगे आप एक इन्वर्टर लगा लेते हैं। जब हर मॉड्यूल के आगे आप इन्वर्टर लगाएंगे तो ये जो डीसी कनेक्शन निकल के एसी में जाएगा। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और फिर उन सारे इन्वर्टर से अ, इससे पहले मैं एक इन्वर्टर पे लेके जाऊँ ज़रा। अगर हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फिगर 6.3 है, एन अल्टरनेटिव टू हैविंग अ सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर फॉर एन इंटायर एरे, ये वो। सो खैर इसमें क्या है कि फ़िलहाल ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, एक तो ये है कि हर इन्वर्टर हर मॉड्यूल के ऊपर एक इन्वर्टर लगाया हुआ। ठीक है, तो एक ये वे हो सकता है। और फिर हर इन्वर्टर से एसी वायर्स निकल कर जा रही होंगी, और एट द एंड इन कंबाइन हो रहा है कि कितने आपके पास पैनल्स थे और कितनी एसी पावर आई है। और फिर वो नेशनल ट्रांसमिशन जो लाइन है उसके साथ उसका कनेक्शन होगा या घर में आ रही होगी। तो अब ये मुझे बताएं कि यहाँ पर एसी वायरिंग नहीं, एसी वायरिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि हर सारे इन्वर्टर्स के बाद जो वायर निकल के आ रही दैट इज़ एन एसी वायर, और फिर आप उसको नेशनल ट्रांसमिशन लाइन में भेज रहे हैं या घर में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एसी वायरिंग इन्वॉल्व है या नहीं है? सर इन्वॉल्व है सर। और सेकंड केस में अगर सपोज़ मैं इस तरह हर एक के आगे इन्वर्टर नहीं लगाता, हम क्या करते हैं कि सपोज़ मैं 10 या 12 मॉड्यूल को इकट्ठा कर लेता हूँ और उनके आगे मैं एक इन्वर्टर लगा लेता हूँ। तो ये जब 10 टू 12 मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स मैंने इन कंबाइन इनको यूज़ किया है, तो हर मॉड्यूल के आउटपुट डीसी है, वो दूसरे के साथ कनेक्ट है, फिर वो फर्दर आगे कनेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सी वायरिंग यूज़ हो रही है? डीसी वायरिंग। ठीक है, सो आपके प्रोजेक्ट के अंदर डीसी वायर्स भी यूज़ होती हैं
और एसी वायर्स भी यूज़ होती हैं। डिपेंड करता है कि आप मल्टीपल इन्वर्टर लगा रहे हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर इन्वर्टर लगा रहे हैं जो काफ़ी सारे मॉड्यूल को मिलाकर इन्वर्ट कर रहा है, या आप एक एक मॉड्यूल के आगे छोटा माइक्रो इन्वर्टर लगा रहे हैं। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। सो दोनों केसेस में हमारे पास डीसी और एसी वायरिंग इन्वॉल्व होगी। सो उन दोनों के जो लॉसेस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक होगी बात। सो 0.98 या 0.99, ठीक है, 1% की डिग्रेडेशन एसी वायरिंग में और 2 की डीसी में। ठीक है, अब उसके बाद सॉइलिंग का फैक्टर है। इसको किस तरह से करेंगे, कुछ वर्ड पहले आपने सुना होगा, इस पे कोई कमेंट करेगा? सॉइल से वैसे क्या बनता है? सन ऑफ अ सॉइल। ये जो सॉइल है, सिर्फ वर्ड उसका मतलब किसी को पता है? सर मिट्टी को कहते हैं सर मेरे। ठीक है जी, मट्टी को कहते हैं। चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई हैं। सन ऑफ सॉइल धरती का बेटा है। ठीक है, सो खैर सॉइलिंग का ये है कि आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने ये फील किया होगा कि इवन दो के जो हमारी विंडोज़ होती हैं उनके आपको ग्लास के ऊपर या इवन दो के मिरर वगैरह के ऊपर, ये जो घर में हमने रखा होता है उसके ऊपर आपको ठीक ठाक एक डस्ट सी फील होती। ठीक है, गाड़ी अगर बिल्कुल साफ भी कर दें तो अगर उसका कलर डिफरेंट है तो 1-2 मिनट के बाद आपको फील हो देयर सम सॉर्ट ऑफ डस्ट। तो ये जो सोलर पैनल्स या मॉड्यूल्स लगे हुए हैं ये मंथ से ईयर से लगे हुए हैं और इनके ऊपर एक प्रॉपर एक लेयर जो है वो डस्ट की, डर्ट की, और माइट भी उनके ऊपर कुछ स्नो का फैक्टर हो सकता है। ठीक है, जिन एरियाज़ में ऐसे होता है मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उनकी वजह से जो डिग्रेडेशन है दैट इज़ 0.95। और इसके ऊपर एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट भी होता है कि क्या उसको कहते हैं, क्लीनिंग जो रोबोट है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लोग प्रोजेक्ट भी करते हैं कि सोलर पैनल्स क्लीनिंग रोबोट, उसमें यानी कि बंदा तो साफ ज़रा पकड़ के डस्टिंग जाके ऊपर बैठ के नहीं कर सकता। सो इस तरह के रोबोट हों जो कि उनकी क्लीनिंग करें, तो इसके ऊपर भी एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, और सर बारिश से नहीं सर सही हो सकता ये सर? किससे नहीं सही हो सकता? सर अगर बारिश जिस तरह होती है सर उससे साफ नहीं हो जाता? जिस तरह हम देखते हैं दरख्त वगैरह सर कितने गंदे होते हैं, तो बहुत जब अच्छे। बारिश होती है तो वो भी साफ हो जाते हैं। सूफी साहब के कॉन्सेप्ट बहुत आला हैं। जब ये आएंगे तो सबके लिए ये एक एक चॉकलेट लेके आएंगे। बारिश अगर नहीं हो रही 6 महीनों से तो उसको किस से साफ किया जाएगा फिर? बारिश रोज रोज तो सुबह नहीं ना होती कि सूफी साहब उठे हैं और इनके लिए बारिश हो, इनके पत्ते साफ हो जाए। क्या ख्याल है? इधर तो लोग तरस रहे होते हैं, 2-2 रखते पड़ रहे होते हैं कि हो जाए। मसनूई भी हो सकती है सर। तो मसनूई करवा देना, फिर पैसों से करवा दे मसनूई। पैसे ही तो पहले नहीं है, वही तो मसला है। इतने पैसे हों तो आप प्रोजेक्ट लगा के डॉलर को स्टेबल करके आराम सुकून से बैठ जाएं और सारे मामला अच्छे कर लें। तो खैर मसनूई के लिए अगले लेक्चर में हमें बताएंगे कि मसनूई बारिश कैसे होती है और इस पर कितना ख़र्चा आ सकता है एरिया के अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, सिस्टम अवेलेबिलिटी पे खैर अभी कोई इस पर कोई ख़ास कमेंट मुझे नहीं मिला। इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या है, इसको थोड़ा सर्च कीजिएगा कि सिस्टम अवेलेबिलिटी ऐसे इनके क्या मुराद है। उसके अलावा शेडिंग का फैक्टर है, उसको 100% ही रखा गया, नहीं लिया गया कोई भी शेड नहीं लिया गया यहाँ, यानी कि विदाउट शेडिंग 1 उसके फैक्टर को लिया गया, और अगर शेडिंग होगी तो डिपेंड करता है कि क्या। और सोलर सन ट्रैकिंग 1 लिया गया। अगेन इसका क्या मतलब है कि अज्यूम किया जा रहा है कि ये जो सेटअप आपने लगाया हुआ है उसके साथ आपने क्या उसको कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट जो ट्रैकर है वो इंस्टॉल किया हुआ, और वो 100% सन को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है और बिल्कुल सन को ट्रैक करते हुए आपको जो एनर्जी अवेलेबल है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगेन दैट इज़ 1। और अगर ये नहीं लगा हुआ तो ये भी कम होगा।
ये 1 नहीं होगा, शेडिंग है तो ये शेडिंग भी 1 नहीं होगा, एज फैक्टर है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया कि 0.5% पर ईयर डिग्रेडेशन थी, ठीक है, क्रिस्टल सिलिकॉन के केस में, और यहाँ पर उसको भी 1 लिया गया, तो ये नहीं बताया गया कि 1 ईयर के अकॉर्डिंगली कितनी डिग्रेडेशन है। तो इस टेबल को हमने थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड किया है। जहाँ पर 1 है उसका मतलब ये है कि ऑथर जो है उसको 100% कंसिडर कर रहा है, लेकिन आपने चूँकि फुल फ्लैज इसके ऊपर एक चैप्टर पढ़ा और यू आर वेल फेमिलियर कि कहाँ पर कौन कौन से लॉसेस पॉसिबल हो सकते हैं और उनको 1 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन खैर फॉर द सेक ऑफ स्टडी ओवरऑल जो ये यहाँ सब पे जो डिग्रेडेशन हो रही है दैट इज 0.77। अच्छा, ये 0.77 कैसे आया? प्लस किया इसने सारों को? बड़े आपने कोर्सेज पढ़े हैं और बड़ी आपने एफिशिएंसीज कैलकुलेट की हुई हैं सारों ने। एवरेज सर। चलें जी, एक एवरेज का कमेंट आ गया, इस पे क्विकली बताना अगर किसी को पता है। थोड़ा लेट हो जाएगा तो फिर उसका आंसर नहीं शामिल किया जाएगा पूल में। नहीं सर, अगर वो एवरेज वगैरह होती तो 0.9 कुछ होनी थी। अच्छा जी, ये आप इंटरव्यू मुझे देने आए हुए हैं, सर ठीक है। हाँ जी, फैक्टर कोई है, डी रेट फैक्टर कैलकुलेट किया है उसमें, पता नहीं है अब। ठीक है ठीक है, ये आप क्या इंटरव्यू देने आए हुए हैं और आपकी रिजेक्शन होने लगी है, ठीक है। मुझे उन्होंने कहा था कि यूएमटी के पार्टिसिपेंट को करना है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, ये पता है क्या हुआ हुआ, ये कॉन्सेप्ट्स का फुकदान है। जब भी आप एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, मल्टीपल एफिशिएंसीज आपके पास होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं तो टरबाइन की कोई एफिशिएंसी है, देन जनरेटर की है, देन बॉयलर की है, तो आप इन कंबाइन देखेंगे कि नेट एफिशिएंसी क्या है। कुछ बॉयलर पे लॉसेज हो रहे, कुछ कहीं पे, कुछ कहीं पे। जॉब सुबह सुबह मिल गई आपको आज 8 बजे। सो मसला ये होता है कि जब आप एफिशिएंसी की बात कर रहे होते हैं ना, मल्टीपल जब एफिशिएंसी होती है और नेट निकालनी होती है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं प्यारे भाई, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है। सो मल्टीप्लाई होके नेट आपको एफिशिएंसी मिल रही होती है। तो ना तो ये कोई एवरेज होती है, ना ये कोई एडिशन होती है। तो जितने भी 1 है उन्होंने तो कोई फ़र्क नहीं डालना कैलकुलेशंस के ऊपर। सो जब आप इसको कैलकुलेटर से कर रहे होंगे सो दैट विल बी 0.7736, यानी कि 0.773 या 0.77 आपके पास वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो इस सूरत में जब आपको कोई डी रेट फैक्टर इससे कम या ज़्यादा करके दिया जाएगा तो आप अपने सामने यही टेबल रखेंगे और इस उस टेबल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मॉड्यूल मिसमैच जो लॉसेस हैं वो मैंने ओवरकम कर दिए और मैंने मॉड्यूल मिसमैच लॉसेस ख़त्म कर दिए, तो इससे क्या मुराद होगा? जब मैं कहूँगा कि मैंने मॉड्यूल मिसमैच लॉसेस एंड कर दिए हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन मुझे बताएं और पी डब्ल्यू वॉट सर करंट और डिफ़ॉल्ट कॉलम में वोल्ट। वैल्यू बताएं क्या होगी। सबसे पहले तो वैल्यू बताएं क्या होगी। मॉड्यूल मिसमैच के अंदर जहाँ पर 0.98 लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ कि मैंने मॉड्यूल मिसमैच लॉसेस ख़त्म कर दिए हैं तो तो क्या 1 हो वैल्यू जाएगा। होगी? 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर ये मैं कहूँ कि मैंने मॉड्यूल मिसमैच जो लॉसेस हैं वो 1% मैंने बेहतर कर दिए हैं, ठीक है, या तो उसमें 0.99 भी हो सकती है। और मॉड्यूल मिसमैच लॉसेस एंड कैसे हो सकते हैं? सपोज क्या चीज़ का ख्याल किया जाए कि मॉड्यूल मिसमैचिंग ना हो, सर मॉड्यूल करंट मैच कर जाए। और वोल्टेज सेम होने चाहिए हर वो। मॉड्यूल के हर मॉड्यूल के वोल्टेज और करंट अगर सेम होंगे तो फिर मॉड्यूल मिसमैच नहीं होगी। ये फ़हीम ने जो आंसर किया है ये उसी बेस पे किया है क्योंकि मैंने पहले इनको ये बात बताई है, ठीक है। तो अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया हो तो ये उसके लिए कि ये मैं ऑलरेडी बात जो है वो बता चुका हूँ। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैंने बुक पे हाईलाइट की हुई हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तो ये मैं पहले इनको मॉड्यूल मिसमैच का बता चुका हूँ।
सर वो जो असाइनमेंट में आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड यूज किया सर, वो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, उसको जरा के बता दें। अच्छा, तो जो लेट आए हैं उनके लिए क्या है कि हमने पावर डी रेटिंग फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी ने खैर लेट ज्वाइन किया। तो टॉपिक मेन है प्रिडिक्टिंग परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास सेटअप है और उसके अंदर हम परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जब डीसी से एसी होता है, ठीक है, तो पावर कितनी डी रेट होती है मॉड्यूल की डीसी से, जब हम एसी पे आ रहे होते हैं तो क्या डिग्रेडेशन हो रही होती है। तो उन चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करें। सो कुछ चीज़ें जो मेंशन हैं उनको, एक मिनट जस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो शेडिंग लॉसेस को तो खैर 1 लिया गया, तो ये आपको बताया हुआ कि कैसे उनको, ये किस तरह से बीच में प्लेन्स वगैरह का लिखा हुआ है या कोई और ऑब्स्टिकल आ सकती है उसका लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर जो मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉड्यूल मिसमैच कर रहे हैं तो 330 की बजाय तो 360 मेरा, उसकी जो एग्जांपल दी थी आप लोगों को वो यहाँ पे मेंशन है। और ये मॉड्यूल मिसमैच है, ये सॉइलिंग का बीच में मेंशन है, ठीक है। पूरा वॉशिंग वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है कि धोया जा सकता है, ठीक है, उसको कलेक्टर को थोड़ा टिल्ट करके रखा जा सकता है, ठीक है, रेनफॉल की वजह से भी वो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, सारी चीज़ें मेंशन है। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया की एक एग्जांपल भी मेंशन है, ये देख, उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया में 20 किलोवाट की आरे लगी हुई थी जो कि प्रोड्यूस कर रही थी 12 किलोवाट, और जब उसको वॉश किया गया, ये साफ ज़ाहिर क्लीनिंग उसकी की गई, तो पीक जो आउटपुट है वो 50% आपके पास इंक्रीज कर गई, यानी कि पहले जितनी आ रही थी उससे 50% की उसमें बेहतरी आपको मिली, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टर की एफिशिएंसी को डिस्कस किया गया कि इन्वर्टर नॉर्मली जो है वो हाई पे होता है, लेकिन कैसे कैसे आपके पास सिनेरियो हो रहा था, और उससे पहले एज फैक्टर 0.5% पर ईयर। तो ये खैर कुछ नोट्स के लिए चीज़ें हैं जब आप इसको स्टडी करेंगे। ये मैंने अपनी बुक पे मेंशन की होती हैं, तो इसलिए मैं क्लास पे यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ ताकि शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने। ओके जी, अब न्यूमेरिकल की तरफ थोड़ा जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर सेल का टेम्परेचर भी डिस्कस किया गया जिसको हम चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी उस पर कोई ख़ास हम कमेंट नहीं करेंगे। टेम्परेचर रिलेटेड पीवी जो डी रेटिंग है, क्योंकि इसको हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने अगर आपको याद हो तो प्रॉपर हमने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल किया था। ये जो अभी इक्वेशन 6.2 आपके सामने नज़र आ रही है, टी सेल इज इक्वल टू टी एम्बिएंट प्लस नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर -20 और 0.8 किलोवाट, और इनटू एस जो है वो वन सन इंसुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि क्या। सो सारे इस बात पे इत्फाक कर रहे हैं। अभी 5वें चैप्टर का क्विज दे चुके हैं मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है, सो यस तैयारी की सर। होगी ना, उसमें टेम्परेचर वाली एग्जांपल की होगी आप लोगों ने, या नहीं की थी? जी सर की थी, ये नॉमिनल नहीं टेम्परेचर। सर ये 12.7 नहीं 6.57 थी सर ये एग्जांपल नंबर। ठीक है, कईयों ने तो इस सेंस में नहीं की होगी ना कि ऑनलाइन है तो चले जब आएगा देख लेंगे अगर इस एग्जांपल में आता है या नहीं आता है। तो खैर ये हम कर चुके हैं। जो अच्छा, जो ऊपर जो पहले जो बात की है उसमें टेम्परेचर डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था? अभी जो टेबल हम देख रहे थे, जो टेबल देख रहे हैं उसमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली डिस्कशन हुई है या नहीं हुई है? अभी जो टेबल डिस्कस किया जिसका 0.77 आंसर आया, जी जी सर। टेम्परेचर पे नहीं हुई, उसने प्रॉपर टेबल की कैप्शन में भी लिखा हुआ कि ये टेम्परेचर के बगैर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पर अगर टेम्परेचर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो भी डिस्कशन है हमारे पास। फिर अगेन ये जो चीज़ यहाँ पर मेंशन है जो भी मेरे सामने नज़र आ रही है, ये भी अगेन रेपिटिशन है, ठीक है, कि हमारे पास क्या सिनेरियो, लेकिन फिर भी इसको चलें क्विक वे में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमारे पास सिनेरियो है। तो अब आपके पास जो एग्जांपल है इन एग्जांपल 4.13 प्रीवियस खैर फोर्थ चैप्टर की एग्जांपल किसी का सहारा ले रहा है, वहाँ पर हमें सिटी वाइज या ईयर वाइज डेटा वहाँ पे है, तो एटलांटा का खैर ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है। 753 वॉट पर मीटर स्क्वायर ये पावर है एक स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर जितनी आ रही है, और वहाँ पर खैर एंगल के अकॉर्डिंगली भी है, टिल्ट एंगल और एजीमुथ एंगल, और ये डेट भी वहाँ पे मेंशन है, उनके अकॉर्डिंगली ये 753 जो आंसर यहाँ पे यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। तो खैर ये इसका जो रेफरेंस है वो प्रीवियस है, और हमने जो काम इस पे करना है बेसिकली एम्बिएंट टेम्परेचर हमें 25.6 बताया हुआ है, और फाइंड द टेम्परेचर डी रेट फैक्टर एट नून फॉर द सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन मॉड्यूल इन टेबल 5.3, जो टेबल 5.3 है फिफ्थ चैप्टर का, डेफिनेट सी बात है उसके अंदर उसने डिस्कस किया हुआ कि कितनी पावर की डी रेटिंग होती है पर डिग्री के पीछे, या अगर ये मॉड्यूल है क्रिस्टल सिलिकॉन है तो इनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ये 5वें चैप्टर के अंदर टेबल मेंशन है जहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ाया था कि वोल्टेज पर डिग्री के अकॉर्डिंगली कितने चेंज हो रहे हैं और पावर कितनी चेंज हो रही है। फिर उसके ऊपर एक एग्जांपल भी हमने की हुई है, वो टेम्परेचर वाले एग्जांपल से रिलेटेड ही है, और उस टेबल से यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि NOCT वहाँ पे 45 डिग्री है, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट P मैक्स है दैट इज़ -0.38% पर डिग्री। तो ये चीज़ है हमें पता चल चुका है कि पर डिग्री के अकॉर्डिंगली 0.38 है। खैर टेबल में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर ना मेंशन करता तो हम जाके टेबल में से देख लेते हैं। सो टी सेल के अकॉर्डिंगली जो है वो टी एम्बियंट ये वही फॉर्मूला है। सो टी एम्बियंट 25.6 मुझे यहाँ पे मेंशन है 25.6, ठीक है। और NOCT नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर 45 वो उसने टेबल से लिया है, फिफ्थ चैप्टर वाला जो टेबल है। खैर यहाँ पे मेंशन भी उसने कर दिया तो मैं उस टेबल में वापस नहीं जा रहा। यहाँ पर ये जो S है ये थोड़ा गौर तलब बात है, ये 1 सन इंसुलेशन है। सो हम आइडियली इसको क्या कह रहे होते हैं, दैट इज़ 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो एक दफ़ा एक रफ से वे में, डिटेल में नहीं, एक रफ से वे में मैंने आपको बताया था कि सन की जो आपके पास रेज़ हैं वो कभी रिफ्लेक्ट होके पड़ रही होती हैं, कभी रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं और कभी डायरेक्ट आ रही हैं, ठीक है। तो उन तीनों का फिर सम लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सोलर पैनल है तो स्नो टाइप अगर कोई फील्ड्स हैं तो क्या होता है कि पहले स्नो के ऊपर आके हिट करेगी और वो रिफ्लेक्शन आपके ऊपर सनलाइट के ऊपर पड़ रही होगी उसके ऊपर पैनल के ऊपर। ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट भी पैनल के ऊपर पड़ सकती है। तो ये वेरी करती हैं चीज़ें, ठीक है। सो ये कहीं से टकरा के भी आ रही होती है। सपोज आपने पैनल लगाया और उसके ऊपर करीब कोई खिड़की अगर लगी हुई है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसके शीशे के ऊपर जैसे अक्सर हम देखते हैं कि हमें सन का जो है वो शेड या उसका अक्स नज़र आ रहा होता है, किसी शीशे पे पड़ रहा होता है और फिर हमें वहाँ से दिखाई दे रहा होता है, या रोशनी कहीं से टकरा के आ रही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है, ठीक है। और क्लाउडी इन्वायरमेंट भी हो सकता है, फुल फॉग वगैरह भी हो सकती है, स्मोक क्लियर नहीं भी हो सकता। तो ये 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हमेशा नहीं रहेगा, या 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा। तो अभी फ़िलहाल कितना 753 है। तो ये हर मौसम में भी एक जैसा नहीं रहता। ये अभी अटलांटा का जो डिस्कस किया हुआ है और जो साथ में डेट भी बताई हुई है, ये पूरा आपके पास जो सन की पूरे साल के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर भी हमें पता है कि गर्मियों और सर्दियों के ऊपर सूरज जो तुलू होता है उसकी थोड़ी सी साइड भी आपको पता है चेंज हुई होती है, कि गर्मियों में को थोड़ा सा एक कोने से निकल होता है, सर्दियों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। और किस ओरिएंटेशन के थ्रू वो पूरा मगरब में जाके ग्रूब हो रहा है वो हम जो है, खैर हम तो नहीं ऑब्जर्व इतना खास करते, जो बड़े हैं उनको बड़ा क्लियर कट आइडिया होता है, ठीक है, साए का या उसके अकॉर्डिंगली सारी वो चीज़ें। सो खैर हमारे पास
डेटा मौजूद है, हम उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आप किसी मस्जिद में जाएं तो आपको वहाँ पर पूरे साल का जो चांद के हवाले से कैलेंडर है ना वो नज़र आता है, और उसके ऊपर पूरा लिखा होता है कि सूरज कब निकल रहा है, कब यानी कि तहज्जुद का टाइम है, कब ज़ोर है, कब क्या है। वो बीच में जो कुछ भी हो रहा है यानी कि जनवरी फरवरी वगैरह जो कुछ भी है सारा मेंशन होता है, और वो कैलेंडर बिल्कुल फिक्स होता है। यानी कि अगली दफ़ा जब चांद की उसी तरह की तारीख होगी या वो चीज़ें आएंगी तो जिसको देख के अक्सर हम देख रहे होते हैं कि नमाज का टाइम है या नहीं। और अब जो घड़ियाँ हैं उनके बैकएंड पे भी वही चीज़ इंस्टॉल्ड होती है और प्रोग्रामिंग है। अगर आप उस घड़ी की डेट चेंज कर दें, डेट उसकी गलत कर दें, तो आप देखिएगा कि आपको वो गलत टाइम बताने लग जाएगा कि कब सूरज तुलू हो रहा है और कब नमाज का टाइम है नहीं है। सो खैर ये पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद होती है, तो इसका कोई यानी कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि ये किस रिस्पेक्ट से हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किए भी डेटा से, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो नो नीड टू बी वरी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ 753 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो किलो वाट में अगर मैं इसको लूँ तो क्या बन जाएगा 0.753। ठीक है, सो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया 0.753। मुझे कैसे पता चला कि किलो वाट में, ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर स्टैंडर्ड इसकी जो वैल्यू है वो किलो वाट पर मीटर स्क्वायर के अंदर है। सो ये आपको 49.1 शो करवा रहा है। अगेन देख लेते हैं कि पावर के अंदर क्या डिग्रेडेशन हुई है। सो दैट इज़ 0.38% पर डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंगली 49.1 जो सेल का टेम्परेचर अभी आया थ्रू फॉर्मूला -25 और 9.16 पावर के अंदर डिक्रीज आया। ठीक है, 9.16। ठीक है जी, ये डिक्रीज आया। और इसको अगर डी रेट फैक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाए, क्योंकि अच्छा अभी ये जो मैंने चीज़ हाईलाइट की हुई है ना, दैट ट्रांसलेट्स टू अ नोन टेम्परेचर डी रेट फैक्टर ऑफ, इससे पहले पहले जितनी भी मैंने डिस्कशन की है वो सारी पुरानी डिस्कशन है, वो सारी चैप्टर 5 की डिस्कशन थी जिसको यहाँ पर रिपीट किया गया। ठीक है, सो अगर किसी को लग रहा हो कि किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब उसका चैप्टर 5 वीक है जिसका आप लोग तैयारी करके क्विज वगैरह दे चुके हैं। अब यहाँ से नई बात हमने रिलेट करनी है, क्योंकि आपने टेबल के अंदर टेम्परेचर को डिस्कस नहीं किया, तो अगर टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है और टेम्परेचर की वजह से डिग्रेडेशन भी हुई है, तो इसको अगर डी रेट फैक्टर में एडजस्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे। क्योंकि जो डी रेट फैक्टर है उसको तो वहाँ पर डिस्कस किया ही नहीं गया। डी रेट फैक्टर को तो 1 लिया हुआ है, वहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली 100% है। टेम्परेचर की कोई रो भी वहाँ पे डिस्कस नहीं हुई टेबल के अंदर डी रेट फैक्टर के अंदर, बाकी सारे लॉसेस हमने देखे। सो अगर इसको बीच में इंक्लूड करना हो, 1 का मतलब है 100%। जब आप कोई चीज़ इंक्लूड ही नहीं करते एरर्स वगैरह तो 100% परफॉर्मेंस है। और माइनस 0.0916, इसमें कोई कह सकता है कि इसको 100 से डिवाइड क्यों कर दिया, तो अगर आपने इसको 100 से डिवाइड नहीं करना तो 1 को फिर 100 लिख लें। 1 का मतलब 100% है। अगर आप 1 का 100% शो करवा रहे हैं तो फिर 9.16% को भी आप 100 से डिवाइड करें। ठीक है, सो जब उन दोनों को खैर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपको पता चल रहा है डी रेट फैक्टर 0.908। 0.908 का मतलब क्या है कि 9.2% जो है वो डिक्रीमेंट होगा परफॉर्मेंस के अंदर। जब आपने टेम्परेचर को नहीं शामिल किया हुआ था तो वो 100% था, अब 0.908 है। जब नहीं शामिल किया 1 ने, अब इंक्लूड किया तो 0.908। इसको जब मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि 9.2% डिक्रीमेंट आया। जैसे मैं डीसी और एसी वायरिंग में कह रहा था कि 1% लॉसेज हैं या 2% लॉसेज हैं, 0.99 का मतलब 1%, 0.98 का मतलब 2% लॉसेस। तो ये बात समझ लगी एग्जाम्पल किस बेस पे उसने की, क्या बात यहाँ पे बताना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, मकसद थोड़ा समझ गया उसका। यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखें तो
आपको टी एम्बियंट, टी सेल और नॉमिनल डी रेट फैक्टर, ठीक है, पूरा सारी चीज़ मेंशन है कि टाइम के अकॉर्डिंगली, मतलब 5 बजे क्या सिनेरियो है, 6, 7, 8, ये सारी पूरे टेबल्स, इस तरह की कैलकुलेशंस हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे उसने डेली का डी रेट फैक्टर जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि 0.938 है। अब इसको भी फर्दर आगे जाए वो ईयरली बेसिस पे भी जा सकता है, ठीक है, साल के हिसाब से क्या होगा, क्योंकि बेसिकली जो एनर्जी होती है वो पावर इनटू टाइम होता है ना, उसमें आप टाइम में भी इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, उस तरह की सारी चीज़ें भी आप देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे उसने ईयरली बेसिस पे देखा है 0.9 to 8% उसके अंदर लॉसेज हैं। सो खैर, जब यूनिट वगैरह, ये आपको मैं पहले भी साथ साथ बताता होता हूँ कि जो यूनिट प्राइस होती है, जब उसको आपको पता है किलोवाट आवर्स में होती है कि कितनी आप पावर यूज़ कर रहे हो और कितने घंटे के लिए यूज़ करें, वो डिपेंड करती है, वो हमारे यूनिट्स को जो है वो डिसाइड कर रही होती है। चलें जी, इसको ही आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ द पीक और अप्रोच टू एस्टिमेट पीवी परफॉर्मेंस, के आवर्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या परफॉर्मेंस है, पर डे के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या परफॉर्मेंस है। तो इसको एक दफ़ा थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं, फिर हमने 6.3 है इक्वेशन, उसके ऊपर आना है। तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जो कि पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फिर उसको पैराग्राफ के ऊपर आते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या जो जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं, एनर्जी किलोवाट आवर्स पर डे के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और इसमें इंसुलेशन, ठीक है, जिसको हम वन सन इंसुलेशन कह रहे हैं, फुल सन कभी इंसुलेशन उसको कह रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास एनर्जी है किलोवाट आवर। मैं इसको एनर्जी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पावर इनटू टाइम हुआ, किलोवाट इज़ अ पावर, आवर इज़ अ टाइम, सो किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर के अंदर कितनी आपको एनर्जी मिल रही है, और देन पर डे के अकॉर्डिंगली फिर एरिया है आपके पास पीवी मॉड्यूल का, और देन आपके पास एफिशिएंसी है, ठीक है, ओवर द डे पूरी क्या आपके पास एवरेज एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है। तो इसको खैर हमने कैलकुलेट करना है एनर्जी को, क्योंकि इवेंचुअली हम जो एंड पे इंटरेस्टेड होते हैं वो एनर्जी के ऊपर ही इंटरेस्टेड होते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक के हम इसको क्यों कर रहे हैं, इसको रीड आउट करें ये पैराग्राफ्स को, इस पे मैंने फिर आप लोगों से क्वेश्चन भी करना था कि आप लोगों की भी थोड़ा इनपुट बीच में लीजिए। चलें जी, इसको वन बाय वन थोड़ा समराइज करें कि क्या यानी कि अंडरस्टैंड किया आपने।
बाकी जिन्होंने भी नहीं किया वो पैराग्राफ्स को जरा दोबारा रीड आउट करते रहें, फिर इस पे जो चीज़ होगी सामने आएगी उसको देखते हैं। जी सर वो इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास एसी पावर, अरे की एसी पावर हो, जो कि जी मतलब वो ठीक है हमें दे रहा है, तो एक 1 सन इंसुलेशन में, ठीक है तो सर वो कह रहा है उसको अगर हम रेटेड पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास और पीक आवर्स आ जाएंगे ठीक है सन के, ठीक है, और डेली किलोवाट आवर डिलीवर्ड। सर वो इसे इस तरह ना वो मल्टीप्लाई कराने से ना वो डेली जो पावर प्रोड्यूस हो रही होगी ना वो आ जाएगी, एनर्जी मिलेगी, वो मिल जाएगी। हम्म हम्म और दूसरा सर ऊपर वो उसमें वो लिखा हुआ है कि इंसुलेशन जो है ना वो कैलकुलेशन हम्म हुई हुई है हम्म लाखों के हिसाब से। हम्म हम्म। हाँ जी, और कोई? ठीक है, आपके कमेंट में नोट डाउन कर लिया। और कोई इस पे कमेंट करना चाह रहा हूँ? एक सर ही 2 मिनट देने पढ़े हैं 1 मिनट। अच्छा चलो पढ़ लें। हाँ जी, अब्दुल मोहित भी पढ़ रहे हैं, जी सर। अहमद अब्दाल भी स्टडी कर रहा है, यस सर। अली सुहेल। सर उसने ना क्लियर मतलब कि जो मेरे समझ में आई है ना सर, उसने ना हम्म मतलब कि डिफरेंट मतलब के सिचुएशंस की बात की हुई है कि हम्म जब सन की पोजीशंस उसने बताया हुआ है एक किस्म का, और उसमें बताया हुआ है कि ये कैसे मतलब के वर्क करता है, और ये क्या पी कार्ड्स, इसके डिफरेंट पी कार्ड्स क्या है, हर हम्म तरीके के वो उसने बताया हुआ है कि ये इसका ना फिर उन्होंने स्टैंडर्ड निकाला हुआ है एक किस्म का। हम्म ये वो ओवरऑल ये व्यू है, इतना डीपली थोड़ा सा भी इतने, लेकिन ओवरऑल ये पता लगा मुझे हम्म। कि उसने चलिए ये जो ठीक है, बताया है ना, हाँ ये ठीक बताया है, सर। आपका कमेंट आ गया। हाँ जी, अली सुहेल भी पढ़ रहे हैं, जी सर। सर अस्साम फर्स्ट सदीक, पैराग्राफ में तो शाम सदीक भी पढ़ रहा होगा, मजहर पढ़ रहा है, उमर और हयात। सर इस एक मैंने बात और करनी थी कि इसने हम्म ना एक स्टैंडर्ड मतलब के वैल्यू हम्म बताई हुई है कि हर हालात में, और ऐसे ना उसने हम्म। बताया कि जो ठीक। क्लियर स्काई की बात की है ना उसने, हम्म, और जो ये डी ई और जी की बात की है, इसका ठीक। मतलब है कि अपेरेंटली जैसे आपने पहले पिछले चैप्टर्स में बताया था कि आप हम्म एक वर्टिकल ऊपर से देखते हैं और एक साइड एंगल से देखते हैं कि हम्म सनसेट कैसे करता है और सेल हम्म का बिहेवियर कैसे है हम्म और पी कार्ड हम्म कैसे मिलते हैं। तो हम्म जनरल बात उसने ऐसे की है कि हम्म कैसे निकाला है हम्म आइसोलेशन और ये चीजें है ना, कि फिर हम्म फॉर्मूला कैसे उसने ये समझाने की बातें की हैं बस, जो ठीक। मेरे जो समझ में आई है। हाँ सही है जी सही है। नहीं नहीं ठीक, सही समझ रहे हैं आप। अच्छा जी, सो शाहजेब अहमद भी पढ़ रहे होंगे कहीं बैठे हुए। जी सर पढ़ रहा हूँ। मुजतबा अमर क्या कर रहा है, वो भी पढ़ रहा है? जी सर पढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, उमर हयात पढ़ रहा है वो भी। अच्छा जी, चले इनकी बात को समराइज करते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आई हैं, बड़ी फिट किस्म की। तो अच्छा, अब इसमें ये सारी जो डिस्कशन है ना, सपोज हमने पढ़ लिया कि इतने वॉट का मैंने मॉड्यूल लगा दिया, फाइन। मैंने ये कह दिया कि मैंने आगे इन्वर्टर लगा दिया है,
अब वो DC टू AC कर देगा, दैट इज़ फाइन। मैंने ये स्टडी कर लिया कि मेरे पास टेबल के अकॉर्डिंगली जो जो लॉसेस हैं मैंने उनको डिस्कस किया, और मैंने कहा कि 0.77 डी रेट फैक्टर है, एक तरह की सम सॉर्ट ऑफ आप एफिशिएंसी कह लें कि जी 0.77 है DC टू AC में करने की, और वो आपने कैलकुलेशंस कर ली, ये ठीक हो गई, ये मुझे बात समझ आ गई। लेकिन ये सारी की सारी बात डिपेंड करती है कि जब आप इवेंचुअली इसको इंस्टॉल करेंगे तो तब ये देखा जाएगा कि ये पूरे दिन में क्या एनर्जी दे रहा है, साल में क्या दे रहा है, मंथ्स में क्या दे रहा है, और सन जो है उस एरिया में अवेलेबल है नहीं है। सपोज आप सूरज को ही गायब कर दें तो आपकी ये जितनी सारी कैलकुलेशन है, ये अभी ये जो आपके पास द पीकार अप्रोच टू एस्टिमेट पीवी परफॉर्मेंस वाला जो टॉपिक है, अगर अभी जब इसको पढ़ने लगा हूँ मैं, तो आप चैप्टर 5 भी डिस्कस कर लिया, अभी 6 की कुछ चीज़ें डिस्कस कर, अगर मैं सूरज ही बीच में से गायब कर दूँ तो क्या होगा, सारी की सारी डिस्कशन जो है वो वेस्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो सनलाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सारे फैक्टर्स के साथ, तो उसको ज़रा देखते हैं कैसे कैसे वो लेके आए, कैसे कैसे मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा। थोड़ा आंखें और दिमाग जो है वो खुला रखना है, जो अगर कोई रज़ाई और कंबल के अंदर है तो वो भी थोड़ा जाग जाए ज़रा। वैसे तो हैं ही 10 जो कंबल के अंदर हैं, वो तो राम सुकून से आए ही नहीं है ना, वो तो 20 कंबल के अंदर ही हैं कहीं। सो प्रेडिक्टिंग परफॉर्मेंस इज़ अ मैटर ऑफ कम्बिनेशन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर कंपोनेंट। होता क्या, पीवी एरे है और आपने पावर कंडीशनिंग यूनिट लगा दिया जो DC टू AC कर रहा है, और उसके अंदर MPPT भी है, सारी चीज़ें। लेकिन जो मेन बात है, आप देखेंगे कि लोकली जहाँ पर आपने इसको लगाया हुआ है वहाँ पर आपके पास इंसुलेशन क्या है, वो जो आइसोलेशन का वर्ड यूज़ कर रहे थे शाम, वो दैट इज़ इंसुलेशन। वहाँ पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी क्या है और क्या वहाँ पर टेम्परेचर वगैरह है, क्या रीडिंग्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, वो डिपेंड करेगा। इसी वजह से उसने आपको कहा हुआ है कि अगर आप अपेंडिक्स में जाएं तो वहाँ पर कुछ यूनाइटेड स्टेट्स की और कुछ डिफरेंट एरियाज़ की लोकेशन वहाँ पर मौजूद हैं, और उन लोकेशन के ऊपर सन का बिहेवियर मौजूद है। यानी कि वो 1 किलोवाट मेन उसका फोकस है कि जब ठीक सारे मामलात होते हैं, क्लियर स्काई होता है, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, स्काई नहीं है, फोग नहीं है, स्मोक नहीं है, क्लाउडी इन्वायरमेंट नहीं है, स्नो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो उस वक़्त 1 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर आपके पास जो एनर्जी मौजूद होती है वो 1 किलोवाट होती है। लेंथ और विड्थ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 मीटर बाय 1 मीटर जब आप करते हैं, ठीक है, तो आपके पास 1 किलोवाट एनर्जी सनलाइट कैरी किए होता है। उससे हम कितनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम तक वो सारी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, इन्वायरमेंट उस दिन साफ है नहीं है, क्लियर है नहीं है, वो बात की बहस है। मौजूद उसके अंदर अगर वो क्लियर होगा तो इतनी मौजूद होगी, और ये हमें पता है कि पूरे साल के अंदर अभी जैसे सूरज ही नहीं निकलता 3-3 4-4 दिन, या जब निकलता है तो बड़ा मदम सा होता है। किसी लोकेशन के ऊपर यूरोप्स वगैरह में इससे भी बुरी कंडीशन हो सकती है, तो इट डिपेंड्स के सिनेरियो क्या है। सो इस वजह से हमें ये देखना है कि एक दिन के अंदर या एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर क्या अवेलेबिलिटी है, तो उसकी तरफ फोकस है सारे। तो इसी वजह से एक तो उसने एरियाज़ का बताया आपको, क्यों बताया वो मैंने उस पर बात कर ली। फिर उसने ये बताया कि चैप्टर नंबर 4 वाज डिवोटेड टू डेवलपिंग इक्वेशंस फॉर क्लियर स्काई इंसुलेशन एंड टेबल ऑफ वैल्यूज आर गिवन इन द अपेंडिक्स D एंड E फॉर द क्लियर स्काइज। ये एक दिन थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर 4 पे लेके क्या था, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि रिफ्लेक्ट होके भी लाइट आ रही होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, डायरेक्ट मॉड्यूल पे पढ़ने से पहले ऊपर ही हवा में किसी चीज़ से टकराई, सपोज कोई क्लाउड्स वगैरह से या किसी चीज़ से, तो टकराते हुए होते हवाते हुए रास्ते चेंज करते कराते पहुंची वहाँ पर। ठीक है, सो लाजमी नहीं है कि डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच रही हो, डिफरेंट वेज हो सकते हैं, सारे मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो वो आपको फिर वैल्यू मिलेगी। अभी आपने पिछली एग्जांपल में भी देखा है कि वहाँ पे शायद 753 वॉट पर मीटर स्क्वायर था, वो 1000 वॉट नहीं था वहाँ पर। उस एरिया के अकॉर्डिंगली, उस दिन के अकॉर्डिंगली, उस महीने के अकॉर्डिंगली चीज़ का फ़र्क था। तो ये आपके परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क डालेगा
ठीक है, तो इसीलिए इन चीज़ों को ज़रा डिस्कस कर रहा है। तो एक तो ये दो चीज़ें थी जो कि आप लोगों के ऊपर ऊपर से गुजरी होंगी, ये चैप्टर 4 वाली, और ये तो इनको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो डी रेट फैक्टर के अलावा उसने लिखा हुआ द नेक्स्ट की थिंग टू एवेल्यूएट दिस इज द अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल एट दैट साइट, उस जगह पर कितनी अवेलेबल है। तो उसको हमने डिटेल में अब डिस्कस कर लिया कि उस जगह में क्या अवेलेबिलिटी होगी, कितनी अवेलेबल होगी। ओके, और उसके अलावा क्या है जी, इफ़ द यूनिट्स फॉर द डेली मंथली एनुअल एनर्जी इंस्टॉलेशन स्पेसिफिकली, आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि किलोवाट आवर्स पर स्क्वायर मीटर पर डे, ये लिखा हुआ। अब इन यूनिट्स को हम देखते हैं कि हमने इनको किस तरह से डील करना। बेसिकली हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनको हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली वन सन जो इंसुलेशन है दैट इज़ 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये नॉर्मल है। और we can think of an insulation of say 5.6 kilowatt hours per square meter per day। अब इसको थोड़ा गौर से देखते हैं। वो ये कह रहा है कि 5.6 जो किलोवाट एनर्जी मेरी है एक स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर आपको। ठीक है, और ये पूरे दिन के रिस्पेक्ट से आपको इतनी मिली है। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर मज़ीद इसको मैं थोड़ा बेहतर करके अगर मैं लिखूं तो वन सन जो इंसुलेशन है वो आपको कह रहा होता है 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। वन इंसुलेशन का यही मतलब है कि 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के साथ जो चीज़ आई है वो आई है आवर्स और पर डे। ये बीच में एक इजाफी चीज़ आपको नज़र आ रही है। ऐसे ही आवर्स और पर डे का जो यूनिट है वो बीच में कुछ परेशानियां पैदा करे। ऐसे ही है ये जो चीज़ मैंने पहले लिखी कि वन सन इंसुलेशन क्या होती है और उसके अंदर आवर्स पर डे एक इजाफी चीज़ आ रही, उसको मैं साइड पे तो मैंने साइड पे लिख लिया आवर्स पर डे जो आपको परेशान कर रहा था। तो अब वही चीज़ है जो बुक वाले ने लिखी है उसको मैं थोड़ा बाहर ले आया। ठीक है, तो अब ये कहता है कि और वो कितने घंटे, वो साथ में, और साथ में क्या 5.6 है, साथ में एक और चीज़ मैंने मल्टीप्लाई कर दी दैट इज़ 5.6। तो अब ये जो मैंने हाथ से चीज़ लिखी इसको ज़रा रीड आउट करने की कोशिश करें ज़रा। क्या मैंने लिखा है बाहर बाहर जो मैंने सारी चीज़ लिख दी है 5.6 इंटू 5.6 hours per day। 5 मैंने लिखा है 5 जो मैंने लिखा उसको एज इट इज ना 5.6 इंटू Sir, hours per day, अच्छा hours of a इंटू day into 1 kilowatt per meter square। पर मीटर स्क्वायर। तो अब सारे ये जिन्होंने कमेंट वगैरह किए हैं वो थोड़ा गौर करें, जिन्होंने नहीं किए वो तो ठीक है, सबसे अच्छी बात है। सो ये मुझे क्या चीज़ बता रही है, ये मुझे ये बता रहा है कि 5.6 आवर्स पर डे, एक दिन के अंदर 5.6 आवर्स ऐसे थे, यानी कि तकरीबन 5.5 घंटे एक दिन के अंदर ऐसे थे जब आपको 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर मिला है। जब आपको फुल सन इंसुलेशन मिली है तो वो एक दिन के अंदर कितने घंटे थे, 5.6 आवर्स पर डे। सो वो फिर लिखता है एज बीइंग द सेम 5.6 आवर्स पर डे ऑफ वन सन। और इसको थोड़ा आप लोग पढ़े, मेरे आगे ना वो स्क्रीन के आगे आ रहा है तो थोड़ा पढ़ने में दुश्वारी। और ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की है, सर लाइन हमारे भी लगाई नीचे। इतना ही आ रहा। अच्छा जी चलो सर। So इसको we थोड़ा can मैं think of an isolation of say लिखा हुआ 5.6 है एज kilowatt. बीइंग, चले मैं पढ़ देता हूँ, एज बीइंग द सेम एज 5.6 आवर्स पर डे ऑफ वन सन। यानी कि एक सन के आपको 5.6 आवर्स मिले, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि एटलांटा के अंदर उस जगह के ऊपर 5.5 घंटे ऐसे थे जब आपको पीक सन मिला है, जब आपको पीक सन मिला है। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, पीक आवर्स। अब आपको टॉपिक की थोड़ा मतलब समझ आया, द पीक आवर्स अप्रोच टू एस्टिमेट पीवी परफॉर्मेंस। अब समझ लगी कि 5.6 आवर्स पर डे ऑफ वन सन, ये इससे क्या मुराद है चीज़ों से। यस सर। ठीक है, सो तो ये फिर इम्पोर्टेंट है साहब, ज़रा ये चीज़ें बीच में
ओके जी। सो 5.6 आवर्स, ये अब हमें बात पता चल गई, ठीक है। तो अब इन दो पैराग्राफ्स में उम्मीद है कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। तो ये कैलकुलेशंस बेसिकली हमने करनी है कि वो एरिया कितना है। और अब एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सारी बातें कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ भी बड़ा रोल प्ले करेगी कि कितने नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए, कितना बड़ा मॉड्यूल है, कितने एरिया वाली सनलाइट को वो कैप्चर कर रहा है। आप दे रहे हैं हर जगह पे पर स्क्वायर मीटर, तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आप 2 मॉड्यूल लगा लें, 3 लगा लें, 4 यार लगा लो, 5 लगा लो, वो क्यों, क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो पर स्क्वायर मीटर जो चीज़ है उसको एक्सटेंड किए जा रहे हैं। समझ लगी ना बात की, उसका भी तो रोल प्ले होगा ना, एक मॉड्यूल की और परफॉर्मेंस, 2 की और है, 3 की और है, ठीक है। सो इन कंबाइन जो फॉर्मूला बनेगा, अब इक्वेशन 6.3 को स्टडी करें कि एनर्जी एक दिन में जो मिली है दैट इज इंसुलेशन, वो वन सन इंसुलेशन जो कुछ भी आपके पास है, ठीक है, यानी कि किलोवाट आवर्स पर स्क्वायर मीटर पर डे। अब तो इसमें इशू नहीं है कि ये क्या चीज़ है, किलोवाट आवर्स पर स्क्वायर मीटर और पर डे, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, अलग-अलग करके मैंने आपको टुकड़ों में बताया खुद से लिख के। और इनटू एरिया, जितने एरिया में इंस्टॉल किया, और इनटू डी रेट फैक्टर जिसको आप एफिशिएंसी लेट से कह रहे हैं, 0.77 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को हमने स्टडी करना, तो ये फिर हमारे पास एनर्जी को बता रही होगी, ये फिर नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और जो चीज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा साथ साथ पढ़ा करें, ठीक है। और अभी भी यानी कि 11 लोग हैं, ठीक है। इनकी परफॉर्मेंस भी अल्लाह के फजल से वैसी ही आनी है, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। इनकी परफॉर्मेंस इसी तरह की साफ ज़ाहिर आनी है, जिन्होंने पूरा सेमेस्टर अपने रवैयों को, अपनी आदतों को नहीं बदला, तो इनकी आदतें नामा इमाल में भी वैसी ही रिफ्लेक्ट होनी है। तो ठीक है जी, अभी किसी ने कोई लेट वगैरह तो नहीं मेरे ख्याल से ज्वाइन किया था, सारे थे जिसके सर पहले। हम्म। सर अली मैं सुहेल। हूँ लेकिन पोर्टल सर वो सर मैंने भी पोर्टल लेट ज्वाइन किया है अहमद सर। लेट ज्वाइन हुआ है मेरा भी। मेरा तो सर पोर्टल बंद है ना सर किसी वजह से। ठीक है, अच्छा जी। अमर इशफाक ने लेट ज्वाइन किया, और किसने किया है? सर शहजेब मैंने अहमद। सामने सर। सारे टाइम पे जो है ना वो आया करो, मैं बड़े मोहब्बत से सारों को बड़ी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो जिधर जिधर आ रहा है, ठीक है। मतलब क्योंकि साफ ज़ाहिर है, जो आ रहे हैं ना, जो सोए हुए हैं और जो जाग रहे हैं, वो बराबर नहीं हो सकते। और कौन जी है? सर मोहम्मद सर मजहर। अली। मजर की लगी हुई है। सर अब्दुल मोइज। सर अली सुहेल। अली सोहेल और अब्दुल मोइद। शाम की लगी सर। शाम की लगी है। सर उमर हयात। उमर यार, जब बीच में क्लास में बुला रहे होते तब भी पार्टिसिपेट किया करो। आप कोई वलीमे पे नहीं आए कि एंड पे पैसे जमा कराएंगे दूल्हे को निकल जाएंगे। जब मैं क्लास में बुला रहा था तब भी पार्टिसिपेट किया करो। और कौन है जी? शहजेब, आपके इलाके का भी इंटरनेट ठीक हो गया होगा, हैं? आपकी बदकिस्मती है कि मैं भी उस इलाके का निकला हूँ और वो इंटरनेट के मिसाइल ना निकल पाए। तो इसीलिए आप भी जागते रहें, ठीक है जी। मेरे ख्याल से सारों को हो गया मामलात, इसको सेव करके तो एंड कर देते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।